हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे इंग्लिश का ये मॉक टेस्ट एक साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस और आपको बताना है इन सारे सेंटेंसेस में से ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। सेंटेंस है इंडिया मस्ट टेक इट्स लॉज ऑन वेस्ट सीरियसली टू स्टॉप माइक्रोप्लास्टिक्स पॉल्यूशन। सेकेंड है इंडिया मस्ट टेक इट्स लॉज ऑन वेस्ट सीरियस। तो ये सीरियस तो वैसे भी गलत हो गया क्योंकि सीरियस जो है ऐसे यूज़ नहीं होगा, एडवर्ब है तो सीरियसली ही यूज़ होगा। इंडिया मस्ट टेक सीरियसली इट्स लॉज ऑन वेस्ट टू स्टॉप माइक्रोप्लास्टिक्स पॉल्यूशन, द लॉज मस्ट बी टुक सीरियसली टू स्टॉप माइक्रोप्लास्टिक्स पॉल्यूशन। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये वाला सेंटेंस तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे सीरियसली यूज़ नहीं हुआ। डी वाला सेंटेंस की बात करें मस्ट बी टुक, तो मस्ट बी के साथ टुक तो आता ही नहीं है, वी की थर्ड फॉर्म आती है यानी कि टेकन आनी चाहिए थी, तो ये भी गलत हो गया अगर पैसिव वॉइस में लिखते हैं तो। ठीक है, अब या तो ए सही है या तो सी सही है। अब ए में है इंडिया मस्ट टेक इट्स लॉज ऑन वेस्ट सीरियसली टू स्टॉप माइक्रोप्लास्टिक्स पॉल्यूशन। यहाँ पे इंडिया जो है वो सब्जेक्ट है, मस्ट हमारा मोडाल है यानी कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है, टेक हमारी मेन वर्ब है। फिर आपको यहाँ पे इट्स दे रखा है जो कि आपका पोजेसिव एडजेक्टिव है और उसके बाद लॉज ऑन वेस्ट। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया बेसिकली। और सीरियसली जो है ये हमारी एडवर्ब हो गई, ये आई है टेक के लिए, सीरियसली आई है टेक के लिए। और मस्ट जो है वो क्योंकि एक हेल्पिंग वर्ब है, मोडाल है और मोडाल के बाद हमेशा टेक जो है वो बेस फॉर्म में आएगा, मतलब कि बेस फॉर्म में आनी चाहिए कोई भी वर्ब मोडाल के बाद वाली। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर इस सेंटेंस का सही है बिल्कुल। और अगर हम सी की बात करें कि इंडिया मस्ट टेक सीरियसली इट्स लॉज ऑन वेस्ट टू स्टॉप माइक्रोप्लास्टिक्स पॉल्यूशन, तो एक रूल होता है जिसके अंदर हम कहते हैं कि वर्ब जो है वो अपने ऑब्जेक्ट के साथ ही आती है, कब अगर वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव होती है तो। और हमें अच्छे से पता है कि यहाँ पे टेक जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। अब पता कैसे चलता है कि कोई वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, तो जब भी हम एक क्वेश्चन पुट अप करते हैं अपने मन में कि यू टेक, तो हमारे को हमेशा एक क्वेश्चन अराइज होता है कि टेक क्या क्या लें। यानी कि अगर आपको टेक के बाद ऑब्जेक्ट की नीड लग रही है इसका मतलब वो वर्ब ट्रांजिटिव है, और यहाँ पे हमें नीड लग रही है तो टेक ट्रांजिटिव है इसलिए ये अपने सब ऑब्जेक्ट के साथ ही आएगी। तो सीरियसली यहाँ नहीं आएगा, सीरियसली की जो पोजीशन होगी वो यहाँ होगी, यानी कि टेक इट्स लॉस ऑन वेस्ट के बाद। इसका मतलब ए सेंटेंस जो है आपका करेक्ट है, तो इसका जो आंसर है वो आपका 2 होगा। नेक्स्ट जो है हमारा वो है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है PQRS। तो हम फटाफट से इसको रीड करते हैं। इसमें ए है रो वी वेड लीगल केस इन विच द US सुप्रीम कोर्ट ऑन जनवरी 1973 रूल्ड। तो ये कुछ रूल्ड का लिख रखा है, इसको हमें पढ़ना नहीं है। दैट अनड्यूली रिस्ट्रिक्टिव स्टेट रेगुलेशन ऑफ अबॉर्शन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। द कोर्ट हेल्ड दैट अ सेट ऑफ टैक्सास स्टैट्यूज क्रिमिनलाइजिंग अबॉर्शन इन मोस्ट इंस्टेंसेस वायलेटेड अ वुमेन्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ प्राइवेसी इन अ मेजॉरिटी ओपिनियन रिटन बाय जस्टिस हैरी ए बकमन। तो इसको फटाफट से हम नीचे पहले इसके ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ए से स्टार्ट होने वाले मैक्सिमम दिख रहे हैं, इसका मतलब हमें पता है कि स्टार्ट तो ए से ही होगा। अब अगर आप ए को देखो तो यहाँ पे आपका जो गिवन है वो है लीगल केस इन विच द US सुप्रीम कोर्ट रूल्ड। तो यहाँ पे जो वर्ब आ रही है वो रूल्ड आ रही है, तो रूल्ड के बाद जो है वो दैट वर्ड आना चाहिए। रूल्ड दैट, क्या रूल किया, तो यानी कि ए के बाद बी आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो ए के बाद बी के साथ जो है ऑप्शन वो फोर्थ वाला अवेलेबल है, ए के साथ बी। ठीक है, तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। उसके बाद अगर आप पढ़ना चाहते हो तो फिर भी पूरा पढ़ सकते हो कि ए के बाद बी दैट अनड्यूली रिस्ट्रिक्टिव स्टेट रेगुलेशन ऑफ अबॉर्शन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उसके बाद हम बोलेंगे इन अ मेजॉरिटी ओपिनियन रिटर्न बाय जस्टिस हैरी ए बकमन द कोर्ट हेल्ड दैट, यानी कि डी के बाद सी आना चाहिए क्योंकि मेजॉरिटी ओपिनियन जो रिटर्न करा था जस्टिस हैरी ने, उसके बाद हमें ये भी तो बताना है कि ओपिनियन क्या था। तो ओपिनियन जो था वो आपका सी पार्ट में आ रहा है, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो ABDC होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट वॉट इज़ इंपॉर्टेंट द ईडियम फ्रेज विच बेस्ट एक्सप्रेसेस अबव मीनिंग इज़, यानी कि आपको इस बात का मीनिंग बताना है। टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट वॉट इज़ इंपॉर्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, बहुत सिंपल है, बीट अराउंड द बुश बोलते हैं। हिट द सैक का मतलब होना है सो जाना। ठीक है, अप इन आर्म्स का मतलब होता है बहुत गुस्सा होना। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो। आर्म्स हम कहते हैं आर्म्स एंड एम्यूनिशंस को, यानी कि हथियारों को। तो अगर कोई इतना गुस्से में है कि उसने हथियार उठा लिए हैं, ठीक है, मतलब इसका बेसिक लिटरल मीनिंग ये नहीं है कि आपने हथियार उठा लिए हैं, बल्कि इसका मीनिंग है कि गुस्से में होना। लेकिन आप याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हो कि अप इन आर्म्स का मतलब है गुस्सा होना। सेल लाइक हॉट केक्स का मतलब होता है बहुत क्विकली कोई चीज़ बिक जाना। सोल्ड आउट वेरी सून, ठीक है, क्विकली सोल्ड आउट आप बोल सकते हो कोई भी चीज़ जो बहुत जल्दी बिक जाती है। और बीट अराउंड द बुश का मतलब है कि आप जो है जो मेन चीज़ है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो नहीं बोल रहे बल्कि इधर उधर की बातों में घुमा रहे हो किसी को। नेक्स्ट आता है द क्लब मीट्स ऑन द लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ इन अ डिलेपिडेटेड पैलेस। तो इसमें जो वर्ड आपका आता है डिलेपिडेटेड, यहाँ पे आपको बताना है अपोजिट इसके।
ठीक है, आपको सबसे पहले जब ये ऐसा हाईलाइटेड वर्ड दे रखा हो तो एक बार अच्छे से 2 बार चेक कर लेना कि आपसे अपोजिट पूछ रहा है या सिमिलर इन मीनिंग पूछ रहा है, सिनोनिम पूछ रहा है या एंटोनिम पूछ रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ डिलैपिडेटेड का मतलब जो होता है वो होता है टूटा फूटा, या कोई चीज़ जो है वो टोन्ड है या ख़राब है, इतनी अच्छी नहीं है, अवेलेबल ढंग से नहीं है। तो निगलेक्टेड जो इसका अपोजिट बिल्कुल भी नहीं होगा। रीजनरेटेड, निगलेक्टेड का तो मतलब होता है जिसके ऊपर ध्यान ना दिया जाए, ठीक है, जिसकी केयर ना करी जाए। रीजनरेटेड का मतलब होता है जो दोबारा से जनरेट हुआ हो, ठीक है, जो कोई दोबारा से कोई चीज़ उगाई है। फॉर एग्जांपल फर्निश्ड का मतलब यहाँ पे होता है जिसके अंदर ऑल फर्निशिंग्स अवेलेबल हो, फर्नीचर अवेलेबल हो, ठीक है, उस तरीके से हम फर्निश्ड का यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो वर्ड है डिलैपिडेटेड, इसका मतलब होता है टॉन्ड होना, कोई चीज़ ख़राब होना, कोई चीज़ टूटी फूटी होना। तो रेनोवेटेड जो होता है वो होता है बिल्कुल साफ़ सुथरा नया बना हुआ, उसको हम रेनोवेटेड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आएगा आपका रेनोवेटेड आएगा, इसका आंसर जो होगा वो रेनोवेटेड होगा। नेक्स्ट सिनिकल। तो सिनिकल का मतलब क्या होता है? सिनिकल का मतलब होता है कुछ इस तरीके के लोग होते हैं ना, जैसे जो हमेशा नेगेटिव थिंकिंग ही करते हैं। तो इसका मतलब होता है नेगेटिव थिंकिंग करने वाले लोग, जिसको हम पेसिमिस्ट भी बोलते हैं। पेसिमिस्ट भी बहुत ज़्यादा वर्ड पूछा जाता है, पेपर में बार बार आता है। स्पेलिंग के लिए भी आ सकता है और मीनिंग के लिए एंटोनिम सिनोनिम में भी बहुत बार पूछा जाता है पेसिमिस्ट। इसका जो अपोजिट होता है वो ऑप्टिमिस्टिक होता है, जो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखता है, ठीक है, जो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखता है। इसके अलावा जो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है वो यूसर्पर है। यूसर्पर का मतलब होता है जो हड़प लेते हैं चीज़ें, ठीक है, हड़पने वाला। तो बेसिकली जो चीज़ें हड़प लेता है उसको बोलते हैं, हड़पने वाले को, यूसर्पर। सो इसका आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है मोहन सेड टू हर यू हैव कम्प्लीटेड योर वर्क। तो ये डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच करनी है। अब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीचेस के कुछ रूल होते हैं। जब आप डायरेक्ट बोलने से इनडायरेक्ट पे करते हो तो यहाँ पे सेड से जो है सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अगर ये सेड लिखा हुआ है तो ये टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से ये हट जाएंगे, यहाँ पे दैट लग जाएगा, ठीक है। और जो पास्ट परफेक्ट जो प्रेजेंट परफेक्ट में है वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट में देखते हैं टोल्ड, तो सब में ही है, टोल्ड 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 टोल्ड। तो उसके बाद यहाँ पे है शी, दैट भी सब में है। शी हैड कम्प्लीटेड, यहाँ पे हैव का जो है वो हैड ही हो जाएगा, हैव का जो है वो हैड हो जाता है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो शी हैड कम्प्लीटेड हर वर्क या शी हैड कम्प्लीटेड हिज वर्क। तो ये बोल रहा था यू हैव कम्प्लीटेड योर वर्क, यानी कि यू के साथ योर आया है, तो यहाँ पे ये शी के साथ हर ही आएगा, ठीक है, यानी कि ये वाला सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है तरुण सेज टू द मैनेजर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द मेंबर स्टेट्स विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीक। अब सबसे पहले आपको क्या देखना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे सेड लिखा हुआ है तो टोल्ड होगा, लेकिन अगर यहाँ पे सेज लिखा हुआ है यानी कि प्रेजेंट टेंस में है तो ये टेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि हमें देखना है कि टेल्स में कौन सा आ रहा है, कौन सा वर्ड टेल्स में आ रहा है। उसके अलावा आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब ये प्रेजेंट में दे रखा होता है तो ये आगे का जो सेंटेंस है इसको हम चेंज नहीं करते, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में भी ये प्रेजेंट में ही रहता है, इसकी स्टेट चेंज नहीं होती। अब अगर हम देखें तरुण टेल्स द मैनेजर दैट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द मेंबर स्टेट्स विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीक। तरुण टेल्स द मैनेजर दैट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द मेंबर स्टेट्स वुड बी मीटिंग, तो वुड बी तो नहीं होगा, आर गोइंग टू भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें विल नहीं है। तो फर्स्ट वाला सेंटेंस जो है इसमें विल दे रखा है, सेम टू सेम दे रखा है, तो यही आएगा। उसके बाद आता है दोज मूवीज़ वांटेड अ फिगर, ये अगेन PQRS है। दोज मूवीज़ वांटेड figure but she a pre-Raphaelite used to see her as version on a Walter Kane wave। तो पहले हम समझ लेते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे दे रखा है आर सबसे पहले, तो सबसे पहले हम आर को लेंगे। दोज मूवीज़ वांटेड अस टू सी हर एज, अब एज के बाद हमेशा हमें पता है यहाँ पे आर्टिकल आना चाहिए, एज समथिंग, ठीक है। तो ये आर्टिकल से स्टार्ट होने वाला यही सेंटेंस है, अस टू सी हर एज फिगर, एज अ फिगर आना चाहिए तो यहाँ पे तो अ नहीं है, आर्टिकल नहीं है, इसलिए पी तो आएगा नहीं, तो क्यों आएगा। अब आर के बाद क्यों या तो इसमें है या तो इसमें है। अस टू सी हर एज अ प्री रैफेलाइट, उसके बाद क्या दे रखा है पी या एस, अ प्री रैफेलाइट फिगर बट शी वर्ज्ड ऑन अ, यही बन रहा है यहाँ पे मीनिंग कि हम तो उसको ऐसी फिगर में देखना चाहते थे बट शी वर्ज्ड ऑन अ वॉल्टर किंग वेव, तो सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट एमिली वॉज हंग्री डैश द फ्रिज वॉज एम्प्टी, she considered ordering food online. She remembered a nearby restaurant that served delicious pizza. Emily grabbed her keys and wallet dash she could enjoy a meal out instead. अब एमिली वॉज हंग्री लेकिन फ्रिज खाली थी, एमिली तो हंग्री थी लेकिन फ्रिज खाली थी, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, बट आना चाहिए। बिकॉज तो नहीं आएगा, सो तो नहीं आएगा, एंड भी नहीं आएगा। वैसे हमें समझ में आ रहा है कि फर्स्ट ही करेक्ट होना चाहिए, लेकिन हम आगे का पढ़ लेते हैं। जैसे कि शी कंसीडर्ड ऑर्डरिंग फूड ऑनलाइन,
लेकिन शी रिमेंबर्ड अ नियर बाय रेस्टोरेंट दैट सर्व डिलीशियस पिज़्ज़ा। अब यहाँ पे लेकिन भी आ सकता है, लेकिन शी कंसीडर्ड ऑर्डरिंग फूड ऑनलाइन, उसने सोचा कि मैं फूड ऑनलाइन मंगा लेती हूँ, पर फिर उसको याद आया कि नियर बाय एक रेस्टोरेंट भी तो है, तो यहाँ पे हम देन का यूज़ करेंगे। देन शी रिमेंबर्ड अ नियर बाय रेस्टोरेंट दैट सर्व्ड, एमिली ग्रैब्ड हर कीज एंड वॉलेट डैश शी कुड एंजॉय अ मील आउट इंस्टेड। सो क्योंकि उसने अपनी चाबी और वॉलेट क्यों उठाया, ताकि वो जाके इंजॉय कर सकती, तो यहाँ पे सो आएगा, तो ये वाला सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब आपको नो स्पेलिंग एरर्स वाला सेंटेंस निकालना है। पुलिस हु डिड नॉट अंडरस्टैंड द ऑर्थोडॉक्स मेथड्स ऑफ द ब्लैक हुड सस्पेक्टेड हिम ऑफ न्यूमरस क्राइम्स। अगर इसमें आप देखो तो ये न्यूमरस की स्पेलिंग गलत दे रखी है, पुलिस हु डिड नॉट अंडरस्टैंड द ऑर्थोडॉक्स, यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स की स्पेलिंग गलत दे रखी है। थर्ड सेंटेंस में आपको मेथड्स की स्पेलिंग गलत दे रखी है, तो ऑटोमेटिकली जो सेंटेंस सही हो जाएगा वो आपका फोर्थ वाला हो जाएगा। नेक्स्ट, द मीटिंग वॉज डैश ड्यू टू CEO's एब्सेंस। इसके अंदर हम क्या डाल सकते हैं, यहाँ पे कौन से वाला लगेगा, तो पुट इन का जो मतलब होता है जैसे कि हम फॉर एग्जांपल बोलते हैं पुट इन सम एफर्ट्स, यानी कि कुछ एफर्ट्स डालो अपने। इसका मतलब पुट इन का जो मतलब होता है इंसर्ट करना, डालना, ठीक है, कुछ एफर्ट्स डालो या कोई चीज़, इस तरीके से आप एग्जाम्पल से इसको याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, पुट अप का क्या मतलब होता है, पुट अप होता है रेज करना, कोई चीज़ उठाना, यानी कि फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं पुट अप योर क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन पूछो, अपना क्वेश्चन रेज करो, उठाओ, तो पुट अप योर क्वेश्चन, इस तरीके से याद कर सकते हो। रेज। पुट ऑफ का जो मतलब होता है वो होता है डिले करना, किसी चीज़ को पोस्टपोन कर देना या कैंसिल कर देना, तो पुट ऑफ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका आंसर भी यही है। और पुट ऑफ जो है वो काफ़ी यूज्ड एक तरीके से मैं कह सकती हूँ फ्रेजल वर्ब है, बहुत ज़्यादा ये आती है और पूछी जाती है, तो ये याद रखना, डिले या कैंसिल करना या पोस्टपोन कर देना कोई मीटिंग या कोई भी ओकेजन को। पुट ऑन का क्या मतलब होता है, पुट ऑन का मतलब होता है वियर करना कोई चीज़, पुट ऑन योर जैकेट, पुट ऑन योर शूज़, पुट ऑन योर शर्ट, तो इस तरीके से इसका यूज़ होता है। इसके अलावा एक और फ्रेजल वर्ब है इसी से रिलेटेड, जो कि है पुट अप विद, ठीक है, क्या है, पुट अप विद। इसका क्या मतलब होता है पुट अप विद का, इसका मतलब होता है टू बियर या टॉलरेट, टू बियर या टॉलरेट करना कोई चीज़। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हो कि आई कैन नॉट पुट अप विद दिस सॉर्ट ऑफ इंसल्ट, या आई कैन नॉट पुट अप विद हिज रूडनेस एनी लॉन्गर। आई कैन नॉट पुट अप विद हिज रूडनेस एनी मोर। तो पुट अप विद का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है कि मैं और सहन नहीं कर सकता, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब थी, लेकिन यहाँ पे कौन सी आएगी, पुट ऑफ, यानी कि डिले। नेक्स्ट ये एक आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे लास्ट में। लैंग्वेजेस दैट इज पॉम्पस, बॉम्बास्टिक और एक्सेसिवली ग्रैंडिलोक्वेंट ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब समथिंग स्वोलन। अब सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे आपका आएगा, ये बोल रहे हैं कि लैंग्वेज जो बहुत ज़्यादा पॉम्पस है, बॉम्बास्टिक है, यानी कि जिसके अंदर आप बहुत ज़्यादा बढ़ाई कर रहे हो अपनी, या कुछ बहुत बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, बहुत आप एक्सेसिवली ग्रैंडिलोक्वेंट हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहे हो चीज़ों को। इसके अलावा इसने बोला डिस्क्राइब समथिंग स्वोलन, यानी कि कोई चीज़ सूजी हुई है, फूली हुई है, वो चीज़। तो अगर हम बोले कंसाइज का तो मतलब बहुत शॉर्ट में कोई चीज़ बोलना होता है या समझाना होता है, शॉर्ट में कोई चीज़ कर देना, तो ये तो इसका आंसर नहीं है। ल्यूसिड का मतलब जो होता है वो क्लियर होता है, एकदम क्लियर, ठीक है, उसको हम ल्यूसिड बोलते हैं। ये जो लिम्पिड है ना, इसका भी मतलब क्लियर ही होता है कि कोई चीज़ बहुत क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, उसको हम लिम्पिड बोलते हैं। तो यहाँ पे आता है टर्जिड। टर्जिड आपने सुना होगा पहले, सेल्स के केस में भी हम बोलते हैं कि सेल्स जो है वो टर्जिड हो जाते हैं जब वाटर उनके अंदर फ्लो करता है, जब वाटर फ्लो करता है इन, तो ये सेल जो है वो सोलन हो जाते हैं, फूल जाते हैं, तो उसको हम टर्जिड बोलते हैं। तो इसी का यूज़ यहाँ पे लैंग्वेज के केस में भी किया जाता है, तो आंसर जो है वो यहाँ पे टर्जिड है। नेक्स्ट है टू ब्राइब और अदरवाइज इंड्यूस समवन टू कमिट एन अनलॉफुल एक्ट सच एज परजुरी। अब इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे बोल रहे हैं कि ब्राइब करना किसी को या इंड्यूस करना कि कोई अनलॉफुल क्राइम कर दे, इसको परजुरी भी कहते हैं। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका सबॉर्न करना, ठीक है। सबॉर्न का मतलब यही होता है कि किसी को फोर्स करना कि कोई अनलॉफुल एक्ट वो करे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे सबपोएना लिखा है। सबपोएना का मतलब होता है किसी को सम्मन देना, जब कोर्ट सम्मन दे के किसी को बुलाती है कोर्ट में, खासकर विटनेसेस को जब बुलाया जाता है कोर्ट में, तो उसको सबपोएना कहते हैं। सब्जुएट का मतलब होता है किसी को अपनी अथॉरिटी के अंडर कर लेना, मतलब आप किसी चीज़ को कॉन्कर इस तरीके से कर रहे हो, मतलब कॉन्कर कर रहे हो या फिर अपनी अथॉरिटी के अंडर लेके आ रहे हो,
ठीक है, आपने सब्जुगेट कर लिया, जैसे कि किसी किंग ने किसी किंगडम को सब्जुगेट कर लिया, या फिर हम कहते हैं ना कि कोर्ट्स की सब्जुडिक्शन में हो, आप इस कोर्ट की सब्जुडिक्शन में हो, यानी कि आप इस कोर्ट के अंडर आते हो। ठीक है, मतलब आप इस कोर्ट के अंडर आते हो, तो यानी कि आप एरिया ऑफ अथॉरिटी के अंडर आ रहे हो किसी के, तो उसको सब्जुगेट कहते हैं। सब्सटैंशिएट का मतलब होता है कोई एविडेंसेस के थ्रू जो चीज़ प्रूव्ड हो, यानी कि सब्सटैंशिएट हो, यानी कि प्रूव्ड चीज़ है, कोई वेग चीज़ नहीं है, सब्सटैंशिएट है। तो ये सब इसके हो गए। तो आंसर इसका जो होगा वो सबॉर्न होगा। ठीक है, क्या होगा? सबॉर्न। सबॉर्न का मतलब होता है किसी को ब्राइब करना या फिर किसी को कोर्शन के थ्रू फोर्स करना कि वो कुछ अनलॉफुल कमिट करे। यहाँ पे एक वर्ड आता है कोर्शन, ये भी होता है फोर्सफुली किसी से गलत काम करवाना, कोर्शन। सो नेक्स्ट आता है इसमें अ स्टाइल ऑफ स्पीच और राइटिंग दैट इज़ राउंड अबाउट, इनडायरेक्ट और फुल ऑफ वर्डीनेस, यानी कि बहुत ज़्यादा वर्ड्स का प्रयोग करना और राउंड अबाउट चीज़ें बोलना, तो दैट इज़ आपकी एम्बैजियस। इसको हम बोलते हैं, ये एक स्टाइल ऐसा है, यानी कि आप लिख ही इस तरीके से रहे हो कि किसी को समझना है, इनडायरेक्ट वेज में राउंड अबाउट चीज़ें बोल रहे हो ताकि लोगों को समझ में ही ना आए कि आप डायरेक्टली क्या बोलना चाहते हो। मतलब आप डायरेक्ट नहीं हो बल्कि घुमा फिरा के बातें बोल रहे हो, उसको एम्बैजियस बोलते हैं, उस स्टाइल ऑफ स्पीच को। वैसे हम एम्बिगियस बोलते हैं जब आपकी कोई बात ऐसी है जो डबल मीनिंग वाली बात है, जिसका मतलब समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो, आप क्या बोलना चाहते हो। डबल मीनिंग वाली बात को हम एम्बिगियस बोलते हैं। लेकिन उस स्टाइल ऑफ स्पीच को कि आप बोल ही वैसे रहे हो या लिखते ही वैसे हो, कोई बुक ही ऐसी बना दी आपने कि जिसमें लिखी ही सारी राउंड अबाउट चीज़ें हैं, तो उसको हम एम्बैजियस बोलते हैं। एम्बीडेक्स्टरस का मतलब होता है, डेक्स्ट मतलब राइटिंग, एम्बी का मतलब ही दो से है, टू, तो एम्बीडेक्स्टरस का मतलब जो दोनों हाथों से लिख सकता है। एमिकेबल का जो मतलब होता है वो बहुत फ्रेंडली, जो इंसान बहुत फ्रेंडली है या चीज़ें जो है बहुत फ्रेंडली है, तो उसको हम एमिकेबल बोलते हैं। ठीक है, डन हो गया। यहाँ पे आंसर क्या आएगा? एम्बैजियस। नेक्स्ट है बाउडी, ह्यूमर ऑफ द प्ले वॉजंट टू एवरी वंस टेस्ट। अब बाउडी का मतलब क्या होता है? सो बाउडी का मतलब जो होता है वो थोड़ा रूड काइंड ऑफ समझ सकते हो आप इसको, रूड ह्यूमर है। ठीक है, रूड है, या फिर हम उसको बोलते हैं कि व्हाट डू वी कॉल दैट वर्ड, दैट इज़ वेरी क्रूड, नॉट रूड, दैट इज़ वेरी क्रूड, कि बहुत क्रूड ह्यूमर था। ठीक है, दैट वॉज नॉट वेरी डिसेंट, मतलब दिस वर्ड मीन्स इनडिसेंट। ठीक है, इनडिसेंट, नॉट डिसेंट, इनडिसेंट। सो बॉडी ह्यूमर ऑफ द प्ले वॉज इन टू एवरी वंस टेस्ट। अब यहाँ पे ल्यूडिकरस का मतलब होता है बकवास। ठीक है, कुछ एब्सर्ड चीज़ को हम ये बोल सकते हैं कि ल्यूडिकरस है। उसके अलावा राउडी का मतलब भी कुछ कुछ यही होता है, बाउडी काइंड ऑफ राउडी। राउडी इज़ वेरी नॉइजी एंड समथिंग लाइक दैट, वेरी एनर्जेटिक बट राउडी बिहेवियर। नेक्स्ट इज इंडेकोरस, तो आपको यहाँ पे सिनोनियम बताना है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, तो इंडेकोरस ही आएगा। इंडेकोरस का मतलब यहाँ पे इंडिसेंट ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। डेविड सेड दैट इट वॉज टाइम ही विजिटेड हिज ब्रदर इन लॉ, तो हम यहाँ पे आएगा इट इज़ टाइम यू विजिटेड योर ब्रदर इन लॉ, इट इज़ टाइम, अब पहले है इट वॉज टाइम ही विजिटेड हिज ब्रदर इन लॉ, और ये दे रखा है आपको तो इसको डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो अगर वॉज लगा है तो वॉज तो रियल सेंटेंस में तो वॉज नहीं होगा ना, इज़ होगा, इसको ही वॉज में कन्वर्ट किया गया होगा, क्योंकि प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं आपके डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीचेस में। तो ये वाला तो गलती हो गया। इट इज़ टाइम यू विजिटेड माई ब्रदर इन लॉ सेड डेविड। सेड डेविड ने क्या बोला? ही विजिटेड हिज ब्रदर इन लॉ, तो माई कहाँ से आ गया कि माई ब्रदर इन लॉ। यू विजिट योर ब्रदर इन लॉ, आई विजिटेड माई ब्रदर इन लॉ। यू विजिट योर ब्रदर इन लॉ नहीं बोलना चाहता, डेविड बोल रहा है कि ही विजिटेड हिज ब्रदर इन लॉ, यानी कि ये ही और हिज जो है वो डेविड के लिए यूज़ किए गए हैं, तो वो बोलना चाहते हैं इट इज़ टाइम आई विजिटेड माई ब्रदर इन लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ये वाला होगा। ठीक है, तो ये वाला होगा आंसर। नेक्स्ट, एलिसा ऑर्डर्ड हर ब्रदर टू प्ले आउटसाइड एंड लेट हर वर्क इन पीस, तो यहाँ पे आपका एलिसा सेड टू हर ब्रदर, सब में सेड टू हर ब्रदर ये है। प्ले आउटसाइड दैट तो आएगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे दैट तो नहीं आएगा, ये वाला दैट वाला सेंटेंस गलत हो गया। एंड क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है तो एंड यहाँ पे भी आएगा, इसमें एंड नहीं है, इसको भी छोड़ दो, एंड यहाँ पे है, तो अब आप ये दोनों को फोकस करो। प्ले आउटसाइड एंड लेट मी वर्क इन पीस एंड लेट हर वर्क इन पीस, ये बिल्कुल जम रहा है। यहाँ पे देखिए एलिसा सेड टू हर ब्रदर प्ले आउटसाइड एंड लेट मी डू माई वर्क इन पीस, तो लेट मी डू माई वर्क तो बोला ही नहीं है, यहाँ पे लेट हर वर्क इन पीस ये बोला है उन्होंने, तो ये गलत हो गया, यहाँ पे ये सही हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट, विल दे होस्ट द इवेंट नेक्स्ट वीक,
तो सिंपल है, विल द इवेंट बी होस्टेड बाय देम नेक्स्ट वीक, विल द इवेंट बी होस्टेड बाय देम नेक्स्ट वीक, यही ठीक है। विल दे बी होस्टिंग द इवेंट, ये गलत है, होस्टिंग क्यों आएगा, अगर होस्ट लिखा हुआ है तो द इवेंट इज बीइंग होस्टेड भी नहीं आएगा, जब ING होता है तो बीइंग में कन्वर्ट होता है, अदरवाइज नहीं होता। विल द इवेंट बीन होस्टेड बाय देम, बीन होस्टेड का भी कोई मतलब नहीं है। विल दे होस्ट द इवेंट, तो द इवेंट बी होस्टेड बाय देम, ये वाला ठीक हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट वाला सेंटेंस। नेक्स्ट, सो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है जिराफ्स डेथ्स हैव ऑल्सो इंक्रीज बिकॉज ह्यूमन पॉपुलेशंस हैज़ ग्रो एंड एक्सपैंड इनटू व्हाट यूज्ड टू बी वाइल्ड लैंड्स। अब यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने के लिए बोला आपको कि इसको सब्सटीट्यूट करके आपको आगे लिखना है। तो यहाँ पे जिराफ डेथ्स हैव ऑल्सो इंक्रीज्ड, यहाँ पे ये सब्जेक्ट था, इसके हिसाब से ये वर्ब आई हैव, क्योंकि ये डेथ्स जो था वो प्लूरल था, इसलिए यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल के हिसाब से है। अब हम यहाँ पे देखें कि हमारा हैज़ आएगा या हैव आएगा, तो ऑल्सो इंक्रीज बिकॉज ह्यूमन पॉपुलेशंस, अगेन ये भी प्लूरल है तो फिर हैज़ तो आना नहीं चाहिए था, आना चाहिए था हैव, लेकिन हैव के साथ क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज़, हैव के साथ V3 आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हैव ग्रोन आएगा, हैव ग्रोन, हैव ग्रो तो वैसे भी गलत हो गया, हैज़ ग्रो वैसे भी गलत हो गया, तो यहाँ पे आपका थर्ड वाला ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे एक्सपैंडेड इनटू भी आना चाहिए था, क्यों, क्योंकि अगर आपकी एक तरफ वर्ब जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है और बीच में एंड लगा हुआ है, तो जो उसके बाद वाली वर्ब आएगी वो भी थर्ड फॉर्म में ही आएगी, ठीक है। तो हैव ग्रोन एंड एक्सपैंडेड इनटू व्हाट यूज्ड टू बी वाइल्ड लैंड्स, तो करेक्ट सेंटेंस कौन सा हो जाएगा, हैव ग्रोन एंड एक्सपैंडेड इनटू। उसके बाद है अ रेड लेटर डे, रेड लेटर डे का मतलब होता है एन इम्पॉर्टेंट डे, सिंपली। नेक्स्ट, there are other factors that could lead to violence besides video games dash poor mental health could cause violent behavior। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये बोल रहे हैं there are other factors, और फैक्टर्स भी हैं जो कि वायलेंस को इंस्टिगेट कर सकते हैं बिसाइड वीडियो गेम्स, यानी वीडियो गेम्स के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो वायलेंस को भड़का सकते हैं। उसके बाद फुल स्टॉप लगा के ये सेंटेंस खत्म कर रखा है, और यहाँ पे एक वर्ड है, उसके बाद बोला गया है पुअर मेंटल हेल्थ कुड कॉज वायलेंट बिहेवियर। तो अब इसमें क्या आना चाहिए, इन एडिशन या फॉर इंस्टेंस, फॉर इंस्टेंस तो मतलब एग्जाम्पल की तरह हम यूज़ करते हैं कि एग्जाम्पल या फॉर इंस्टेंस, ठीक है। और फॉर इंस्टेंस के आगे हम हमेशा कॉमा भी जरूर लगाते हैं, तो यहाँ पे फॉर इंस्टेंस बनेगा, क्योंकि फॉर इंस्टेंस पुअर मेंटल हेल्थ कुड कॉज वायलेंट बिहेवियर, यानी कि कैसे करें कि अदर फैक्टर्स भी हैं, वीडियो गेम्स के अलावा भी अदर फैक्टर्स जो वायलेंस भड़का सकते हैं। उसके बाद बोल रहे हैं पुअर मेंटल हेल्थ, अगर आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, पुअर स्टेट में है, तभी भी आपका बिहेवियर जो है वो वायलेंट हो सकता है। यानी कि इसमें क्या आना चाहिए था, फिर यही आना चाहिए था फर्स्ट वाला ही, क्योंकि यही फॉर इंस्टेंस हम बोलते हैं, फॉर इंस्टेंस पुअर मेंटल हेल्थ कुड, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसमें से एक फैक्टर जो है फॉर इंस्टेंस वो पुअर मेंटल हेल्थ भी हो सकता है, जैसे हम फॉर एग्जांपल बोलते हैं, फॉर एग्जांपल पुअर मेंटल हेल्थ भी हो सकती है, तो फॉर इंस्टेंस वही आएगा, इन एडिशन नहीं आएगा, क्योंकि अगर कोई एक चीज़ होती उसके अलावा हम बोलते कि प्लस इसके इन एडिशन टू ये भी है, ठीक है। हाउ एवर नहीं होगा, हाउ एवर तो एक डिफरेंट सिनारियो हमें एक्सप्लेन करता है कि ये चीज़ थी, हाउ एवर ऐसा भी हो सकता है। सो नहीं आएगा, सो का मतलब तो कुछ और हो गया यहाँ पे, तो इसमें जो है बेस्ट यहाँ पे फॉर इंस्टेंस ही चल रहा है। उसके बाद ख़त्म हो जाता है। अब हम आते हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे जो हमने छोड़ दिया था, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कॉम्प्रीहेंशन जो है वो ये है, तो हमें पहले एक बार क्या करना होता है, रीड करना है। अब क्योंकि हमारा प्री का जो CGL प्री का जो मॉक है और सेक्शनल टाइम है वो सिर्फ 15 मिनट है, तो हमें कोशिश करनी है कि हम एक बार में ही पैराग्राफ सही से पढ़ें, क्योंकि आप देख सकते हो कि बहुत लंबा पैराग्राफ है जिसके अंदर पूरे 3 बड़े बड़े पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। तो हम इतना रिस्क नहीं ले सकते। अगर मैं क्वेश्चंस देखूँ तो क्वेश्चंस भी यहाँ पे मेरे पास अच्छे क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो अगर हम बिना पढ़े इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे तो शायद हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सभी आप क्वेश्चंस देखो 5 के 5 क्वेश्चंस बहुत बड़े हैं, ठीक है। तो हमें एक बार में ही पूरा पैराग्राफ जो है वो ढंग से पढ़ना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। अर्ली फार्मर्स रिलाइड ऑन द फॉस्फोरस साइकिल, सिविलाइजेशंस वर बिल्ट वेयर द सॉइल वॉज रिच along riverbeds and that flooded, carrying phosphorus in places where upwelling ocean waters produced phosphorus for the land nearby, on islands and near deltas where phosphorus collected। तो ये हमारा एक सेंटेंस, एक पूरा हमारा ये सेंटेंस का एंड पैराग्राफ कहेंगे हम, कह देते हैं एक सेंटेंस हो गया। इसके अंदर ये बोल रहे हैं कि जो पहले के फार्मर्स हुआ करते थे वो फॉस्फोरस साइकिल पर डिपेंड करते थे, और ज़्यादातर जो सिविलाइजेशंस बनती थी वो ऐसी जगह पे बनती थी जहाँ पे या तो रिवर बेड हो, यानी पास में रिवर फ्लो कर रही है, या प्लेसेस जहाँ पे वाटर बॉडीज़ हैं, या फिर आइलैंड्स हैं या डेल्टाज हैं, वहाँ पे लोग रहा करते थे। अब क्यों रहा करते थे, इनका बिल्ट देयर एम्पायर अलॉन्ग कोस्ट लाइन दैट मैच द हैबिटेट्स ऑफ सी बर्ड्स विच प्रोड्यूस न्यूट्रिएंट डेंस ग्युआना। एंशिएंट ग्युआना का मतलब होता है जो वेस्ट बर्ड्स जो हैं वो एमिट आउट करती हैं वो, ठीक है।
वैसे अगर आपको यहाँ पे मतलब नहीं भी पता था तभी भी काम चल जाएगा, कोई बात नहीं. एंशियंट इजिप्शियंस डेवलप्ड इंट्रिकेट सिस्टम दैट ट्रैप द फॉस्फोरस दैट रश डाउन द नाइल. इट हैड ओरिजिनेटेड इन द बेसाल्ट्स ऑफ द यूथोपियन प्लेट्यू. अब ये बोल रहे हैं कि इजिप्शियंस, जो एंशियंट इजिप्शियंस हुआ करते थे, उनके पास एक ऐसा सिस्टम हुआ करता था कि जिसे वो ट्रैप कर लिया करते थे फॉस्फोरस को. ठीक है, फॉस्फोरस को ट्रैप कर लिया करते थे, जो कि नाइल रिवर के आसपास फ्लो करती थी वहाँ के प्लेट्यूज़ में. इतना समझ में आ गया. इतने पैराग्राफ में उन्होंने हमें सिर्फ ये बताया कि अर्ली फार्मर्स जो हैं वो फॉस्फोरस पे डिपेंडेंट हुआ करते थे. उसके लिए वो आसपास के रिवर या फिर वाटर बॉडीज़ वाले एरिया के आसपास ही अपने सिविलाइजेशंस को फॉर्म किया करते थे, कोस्ट लाइन्स के पास या फिर आइलैंड्स के पास या रिवर बेड्स के पास. ठीक है, उसके बाद व्हेन फॉस्फोरस वाज फाइनली आइसोलेटेड बाय एन एल्केमिस्ट इन 1669 इट हेल्प्ड सिग्नल द बिगनिंग ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री. यानी कि बोल रहे 1669 में फॉस्फोरस को फाइनली आइसोलेट किया गया था एक एल्केमिस्ट द्वारा. It also marked the start of a new relationship between humans and Earth. It was the first element to be discovered through modern chemistry, and it was named after the light that it emitted in the lamp. ये पहला ही एलिमेंट था जो कि डिस्कवर हुआ था थ्रू मॉडर्न केमिस्ट्री. As humans better understood this substance, they became more deliberate in accumulating and using it on their crops. अब यहाँ पे बोले कि humans जो हैं वो इसको crops पे यूज़ किया करते थे. In those days, people often turned skeletons. Dead soldiers were probably lifted at Waterloo. Egyptian mummies were ground into powder. The catacombs of Sicily were blitzed. Blitzed का मतलब यहाँ पे क्या है कि उसको इस तरीके से उसके ऊपर एसिड या किसी चीज़ का यूज़ करा जाता था डेड बॉडीज़ के अंदर से जो है वो फॉस्फोरस को एक्यूमुलेट करते थे, क्योंकि स्केलेटन्स के अंदर हमारी जो हड्डियाँ होती है, बोन्स होते हैं, उसके अंदर भी फॉस्फोरस होता है. तो बेसिकली जो मर जाते थे उनकी बॉडीज़ के ऊपर या उनकी बोन्स के ऊपर एसिड्स का यूज़ करके उनको जो है कन्वर्ट करा जाता था नॉर्मल फॉस्फोरस के अंदर, और फिर उस फॉस्फोरस का ये यूज़ करते थे अपनी क्रॉप्स के अंदर ताकि इनकी क्रॉप्स फ्लरिश कर सकें. ठीक है, नेक्स्ट. Fossils, bones and fish meal were shipped around the world for use as fertilizers. Distant islands rich in certain excrements were raided by whalers collecting nutrients on behalf of their respective flags. तो यहाँ पे एक्सक्रीमेंट्स का जो मतलब है उसका मतलब होता है एक्सक्रीटा से रिलेटेड जो भी वेस्ट मटेरियल निकल रहा है. व्हेलर्स जो होते हैं वो व्हेल मछली पकड़ने वाले ही व्हेलर्स थे. तो ये यही बोल रहे हैं यहाँ पे कि फार्मर्स या फिर व्हेलर्स फिशरमैन्स जो हैं वो यूज़ करते थे ये फॉस्फोरस का, और जो है इसको फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ किया करते थे अपने क्रॉप्स के ऊपर. ठीक है, उसके बाद जो बात कर रहे हैं, ओवर टाइम एज फार्मिंग बिकेम अ मोर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, पीपल डिस्कवर दैट सम रॉक्स कंटेन पर्टिकुलरली हाई कंसंट्रेशंस ऑफ फॉस्फेट mineral that contains phosphorus. It was the beginning of the age of phosphate rock, which coincided with the time of European agriculture struggle when nutrients were taken from the land. They were not replaced. Land was a resource to be exploited. अब इतने पैराग्राफ में ये बात करिए कि जब इंडस्ट्रीज डेवलप होने लगी, लोगों को पता चलने लगा कि ये कुछ खास तरीके के ऐसे रॉक्स होते हैं जिनके अंदर फॉस्फेट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो उन्होंने उस चीज़ का एक्सट्रैक्शन करना शुरू कर दिया. ठीक है, और फिर यहाँ पे बोला गया, फिर इस वाले पैराग्राफ में बोला गया कि न्यूट्रिएंट्स ले तो लिए लैंड से, लेकिन उसको रिप्लेस नहीं किया गया, एक्सप्लॉइट किया गया लैंड को. द लैंड्स ऑफ यूरोप डिग्रेडेड फर्स्ट. सबसे पहले यूरोप की ही लैंड डिग्रेड हुई. एज सिटीज ग्रू, गुड सॉइल बिकेम मोर वैल्यूएबल. सम फार्मर्स टुक टू ग्राइंडिंग फॉस्फेट पेबल्स found in pits or rivers to supplement their soils, although the phosphate contained within those pebbles remain largely inert and inaccessible. अब इसका क्या मतलब है, इनर्ट रहा और inaccessible रहा, कि ये इन्होंने ये तो सोचा फार्मर्स ने कि जो ये फोस्फेट के पेबल्स हैं हम इनको ग्राइंड करते हैं, इनका चूरा बनाते हैं और फिर चूरा बना के हम इसको यूज़ करेंगे एज फर्टिलाइजर्स, लेकिन उस पेबल्स के अंदर जो फोस्फेट का अमाउंट रहता था वो फिर भी इनर्ट ही रहता था, यानी कि ये उसको इतनी अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते थे. Around 200 years ago, scientists found a way to make that phosphate available to the soil to break its structure by treating it with acid, and geologists began to search for stores of buried phosphate rock. That acid-treated phosphate rock was known as superphosphate. तो अब इन्होंने क्या बोला यहाँ पे ये बोला कि 200 साल पहले साइंटिस्ट ने एक तरकीब खोज ली जिसके अंदर इन्होंने फॉस्फेट कैसे अवेलेबल करवाएंगे सॉइल को, उसके लिए इन्होंने ट्रीट करा उसको विद एसिड, और इसको जो है बोला गया सुपर फॉस्फेट, जो रॉक्स को एसिड के साथ ट्रीट करने के बाद जो बना. उसके बाद यहाँ पे आता है फ्रॉम पिट्स इन इंग्लैंड टू आइलैंड्स इन द पैसिफिक टू ग्रोइंग इंडस्ट्रियल माइंस ऑफ द यूएस, चाइना, मोरक्को, phosphate rock was excavated around the world. To reach the phosphate layer, the surface would be raised, chopped or burned and the soil dug out. यहाँ पे बोल रहे हैं अब फॉस्फेट लेयर तक पहुँचने के लिए इतनी ज़्यादा ये इसकी नीड जो है वो ग्रो हो गई कि इंडस्ट्रियल माइंस बनी यूएसए में, चाइना में, मोरक्को में, और इन्होंने जो है वो कैसे भी करके खुदाई करनी स्टार्ट कर दी कि फॉस्फेट लेयर तक पहुँच जाएँ हम, और जो है वो बेसिकली फॉस्फेट को एक्सट्रैक्ट कर लें. तो ये उसके बाद ये बोला देयर वर इनफ माइंस टू मेक अ सिग्निफिकेंट चेंज बट फ्यू इनफ टू इंश्योर देयर वैल्यू एज फॉस्फोरस रिमेन रेयर ऑन अ ग्लोबल स्केल. अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट मेथड्स डिड एंशिएंट सिविलाइजेशन सच एज इजिप्शियंस एंड द इनका यूज टू एक्यूमुलेट एंड यूटिलाइज फॉस्फोरस फॉर एग्रीकल्चर.
अब ये यहाँ पे बोल रहे हैं दे एक्सक्लूसिवली माइंड फोस्फेट रॉक्स यूजिंग एडवांस्ड मशीनरी। यहाँ पे बोल रहे हैं आपसे पूछ के रहे एंशियंट सिविलाइजेशंस कैसे यूज़ करा करती थी, कैसे फॉस्फोरस का यूज़ करती थी एग्रीकल्चर में। तो क्या उन्होंने माइनिंग करी? माइनिंग तो तब थी नहीं। दे इम्पोर्टेड लार्ज क्वांटिटी ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल का तो नाम ही नहीं लिया। दे सिंथेसाइज सुपर फॉस्फेट यूजिंग एसिड ट्रीटमेंट, ये हुआ, लेकिन ये तो साइंटिस्ट ने करा ना, एंशियंट सिविलाइजेशंस ने थोड़ी करा। दे रिलाइड ऑन रिवर फ्लडिंग, सीबर्ड गुआना कलेक्शन एंड सिस्टम्स टू ट्रैप फॉस्फोरस फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। तो ये इसका सही आंसर। नेक्स्ट आपका आता है What process did scientists develop around 200 years to make phosphate from rocks available to the soil? अब हमने ये देख लिया है कि ये जो था क्या था, सुपर फॉस्फेट। क्या बोलते थे ये लोग? सुपर फॉस्फेट। दे ट्रीटेड फॉस्फेट रॉक्स विद एसिड टू क्रिएट सुपर फॉस्फेट विद टू वाइड स्प्रेड ग्लोबल माइनिंग एंड एनवायरमेंटल डिसरप्शन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ डज द ऑथर स्टोन शिफ्ट बिटवीन द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्ली फॉस्फोरस यूज एंड द इमरजेंस ऑफ इंडस्ट्रियल फॉस्फेट माइनिंग एंड व्हाट इफेक्ट डज दिस शिफ्ट हैव ऑन द रीडर्स परसेप्शन ऑफ ह्यूमैनिटीज रिलेशनशिप विद द एनवायरमेंट। बोल रहे हैं टोन कैसे शिफ्ट करिए, टोन कैसे शिफ्ट करी है ऑथर की, पहले के जो फॉस्फोरस यूज़ है और इंडस्ट्रियल माइनिंग का कैसे परसेप्शन चेंज हुआ है। तो आपको ये बताना है कि ऑथर की टोन कैसे चेंज हुई। अब यहाँ पे बोल रहे हैं फर्स्ट में द टोन शिफ्ट फ्रॉम ऑप्टिमिस्टिक टू इनडिफरेंट। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है कि पहले वो बहुत पॉजिटिव था, ठीक है ऑथर, और बाद में वो इनडिफरेंट हो गया। इनडिफरेंट का मतलब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कुछ भी करते रहो। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, हमने ऐसा तो कोई बिहेवियर नहीं देखा ऑथर का कि जहाँ पे वो इंडिफरेंट ही हो गया, और इम्पैक्ट भी ये कहने नेग्लेजिबल हो गया। तो इस तरीके की तो कोई चीज़ नहीं हुई। उसके बाद सेकंड में बोल रहे थे टोन ट्रांजिशंस फ्रॉम रेवरेंशियल एंड हार्मोनियस टू क्रिटिकल एंड एक्सप्लॉइटिव, प्रॉम्प्टिंग कंसर्न ओवर ह्यूमैनिटीज इंक्रीजिंग डिटैचमेंट फ्रॉम नेचुरल साइकिल्स। उसके अलावा हम पढ़ लेते हैं द टोन रिमेन्स कंसिस्टेंटली सेलिब्रेटरी, emphasizing technological progress and human ingenuity. The tone changes from nostalgic to scientific, encouraging readers to appreciate the complexity of phosphorus chemistry. इस टाइप का अगर आपके पास सेंटेंस आता है जिसके अंदर आपसे क्वेश्चन आता है आपका, जिसके अंदर आपसे ऑथर के टोन के बारे में पूछा जाता है, तो हमेशा आप चारों अपने जो ऑप्शंस होते हैं उसको ढंग से स्टडी करा करो, ठीक है। फर्स्ट वाला तो नहीं होगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ थर्ड वाले की, तो ये बोल रहे हैं कि कंसिस्टेंटली सेलिब्रेटरी रही टोन। सेलिब्रेटरी का मतलब कि वो बहुत खुश था, ठीक है, बहुत सेलिब्रेट कर रहा था कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं था कि बहुत तारीफ़ करी है उसने, लास्ट में तो उसने ये बोला ही है कि जो है, और भी मिड ऑफ द पैराग्राफ में भी उसने ये बोला है कि जो है ये लोग एक्सट्रैक्ट तो कर रहे थे लेकिन लैंड में उतना वापस नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो ये तो नहीं हुआ। इंजेन्युइटी का यहाँ पे मतलब होता है कि ह्यूमन की इंटेलिजेंस की उसने बहुत तारीफ़ करी है, ह्यूमन की इंटेलिजेंस की, तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। द टोन चेंजेस फ्रॉम नॉस्टैल्जिक टू साइंटिफिक, इनकरेजिंग रीडर्स टू अप्रिशिएट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फॉस्फोरस केमिस्ट्री, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। नॉस्टैल्जिक था वो और फिर साइंटिफिक में चेंज हो गया एकदम से, ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे ये आएगा कि पहले वो रेवरेंशियल था, हारमोनियस था, और फिर बाद में वो क्रिटिकल हो गया। क्यों? क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई और वो कंसर्न अपना जता रहा था कि कैसे ह्यूमैनिटी जो है वो डिटैच होती जा रही है नेचुरल साइकिल से। क्योंकि पहले वो रेवरेंशियल था, इज्जत कर रहा था, रेवरेंट मतलब इज्जत करना किसी की, तो वो रेवरेंशियल था, पहले वो इज्जत कर रहा था, पहले वो हारमोनी में था, हारमोनियस था, उनके साथ एग्रीमेंट में था कि अच्छी बात है कि फार्मर्स आसपास रहते थे, तो सॉइल में वापस जब अपने क्रॉप्स में डालते थे फॉस्फोरस को, तो फिर वो ज़मीन में चला जाता था। वो फिर नेचुरल साइकिल के थ्रू आपका फॉस्फोरस एक जगह अगर रिवर्स से वो मिल रहा है तो वो फिर सॉइल में वापस चला जाता था। तो यहाँ पे ये उसका आंसर होगा, क्योंकि वो पहले हारमोनी में था ऑथर, और उसके बाद वो बोलने लगा कि भाई वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गया, क्योंकि वो क्रिटिक्स के तौर पे क्रिटिक करने लगा कि भाई ये सही नहीं कर रहे, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। आंसर आपका क्या आएगा? ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें, बेस्ड ऑन द पैसेज व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फॉस्फोरस एक्सट्रैक्शन प्रैक्टिसेस ऑन बोथ ह्यूमन सोसाइटीज एंड द नेचुरल एनवायरनमेंट ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेडिशनल टू इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर। फॉस्फोरस, पहले क्वेश्चन का मतलब बता दूँ, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फॉस्फोरस एक्सट्रैक्शन प्रैक्टिसेस ऑन बोथ ह्यूमन सोसाइटीज एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। तो ये बोल रहे हैं कि आप ये बताओ कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे फॉस्फोरस एक्सट्रैक्शन के, जो फॉस्फोरस ज़मीन में से निकाला जाता था उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। आपको दोनों तरीके से बताना है, ह्यूमन सोसाइटीज़ पे क्या थे और नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या थे ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेडिशनल टू इंडस्ट्रियल, ठीक है। फॉस्फोरस एक्सट्रैक्शन प्रैक्टिसेस लेड टू इमीडिएट एंड यूनिवर्सल इंक्रीजेस इन क्रॉप यील्ड्स विद नो साइड इफेक्ट्स। तो पहली बात तो ये बात तो कहीं बोली ही नहीं गई
कि यहाँ पे जो है क्रॉप यील्ड्स में कोई भी फ़र्क पड़ा, ये तो कोई बात नहीं बोली कि इंक्रीज हुई क्रॉप यील्ड्स या फिर इसके कोई नेगेटिव साइड इफेक्ट्स नहीं थे, ये तो कहीं नहीं बोला। शिफ्ट टू इंडस्ट्रियल एक्सट्रैक्शन रिजल्टेड इन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड रीइंफोर्स एक्सप्लॉइटिव एटीट्यूड टुवर्ड लैंड एंड पीपल, ये सही है। ट्रेडिशनल सोसाइटी सफर्ड फ्रॉम कॉन्स्टेंट फॉस्फोरस शॉर्टेजेस कॉजिंग फ्रीक्वेंट फेमाइंस, देखो ये तो बोला कि कहीं ना कहीं शॉर्टेज उनको थी, क्योंकि यहाँ पे ये भी बोला गया था कि वो जो है फार्मर्स ग्राइंडिंग करते थे फॉस्फोरस रॉक्स की ताकि उनको फॉस्फोरस मिल सके, तो शॉर्टेज तो थी, लेकिन ऐसा कहीं नहीं बोला गया कि फ्रीक्वेंट फेमाइन्स आ रहे थे, ऐसा तो कुछ नहीं बोला गया। द ट्रांजिशन टू इंडस्ट्रियल मेथड्स हैड लिटिल इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी और द environment as phosphorus remained rare. Transition to industrial methods had little impact on society or the environment. ये बोले इंडस्ट्रियल मेथड्स का इम्पैक्ट ही बहुत कम था सोसाइटी और इन्वायरमेंट पे, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है भाई, इसका तो बहुत हैवी इम्पैक्ट पड़ा है सोसाइटी पे भी और इन्वायरमेंट पे भी। क्यों इन्वायरमेंट पे पड़ा है? क्योंकि इन्वायरमेंट को आप एक्सप्लॉइट करे जा रहे हो, ठीक है, ड्यू टू द ट्रेमेंडस यूज ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है, या फिर ड्यू टू द ट्रेमेंडस एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉस्फोरस। आंसर क्या होगा? सेकेंड वाला। ओके, सो यहाँ से हमारा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी डन हो गया और हमारे 25 क्वेश्चंस भी डन हो गए आज के मॉक के। अगर आपको ये सेशन बेनिफिशियल लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर देना। थैंक यू।